मैं मैं प्रदीप चौहान साहब के पास आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले दर्शकों को एक चीज और बता दूं। एक खबर, प्रदीप चौहान साहब का चैनल का नाम है खबरहाट.com। आप खबरहाट यूट्यूब पे आप खबरहाट से ढूंढिएगा तो आपको मिल जाएगा। बेहतरीन विश्लेषण करते हैं। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि जैसे डॉक्टर राकेश पाठक का फेसबुक पे अगर आप पढ़िए, अगर आप प्रदीप चौहान जी को देखिए उनके चैनल पे, तो बहुत सी ऐसी जानकारी जो अनकट जिसको कहते हैं ना, जो साफ साफ अपने को मिलती है बिना किसी लाग लपेट के। मैं प्रदीप चौहान साहब आपसे दो चीजें हैं। एक तो यह है कि जो धनखड़ साहब अभी कर रहे हैं उसमें राहुल गांधी जो बोल रहे हैं वो अपने आप प्रूफ होता जा रहा है। मतलब ही डजंट नीड अ प्रूफ। वो यही कह रहे हैं ना कि संस्थाएं जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो रही हैं, वो यही कह रहे हैं लोकतंत्र खतरे में है। और धनखड़ साहब ये काम करके अब किसी साक्ष्य की क्या जरूरत है, वो धनखड़ साहब खुद ही अपना साक्ष्य हैं। तो एक चीज तो ये। दूसरा जो एक डॉक्टर राकेश पाठक कह रहे हैं, जो मुझे भी एक चीज लगती है कि अभी तक तो हमारे प्रधानमंत्री जी अपने को कहीं से भारत सरकार के प्रधानमंत्री की जगह वो भाजपा के प्रधानमंत्री हो गए थे, क्योंकि कई जगह जाते हैं और नॉन बीजेपी स्टेट में जाके उनका स्टैंडर्ड यह है कि डबल इंजन सरकार बनाओगे तो प्रोग्रेस तेज होगी। मतलब अगर नॉन बीजेपी सरकार है तो वो उसके प्रधानमंत्री के तौर पे तो बात करते नहीं है। ये सिलसिला अब धनखड़ साहब ने भी वहीं से इंस्पिरेशन लिया है क्या? क्योंकि ये लोग तो संवैधानिक पद पे हैं, माना जाता है कि नॉन पार्टी वाले लोग हैं, लेकिन ये एक हमारा, फिर से मैं उसी बात पे रहा हूं, राहुल गांधी की बात को अपने आप प्रूफ हो रही है जो धनखड़ साहब कर रहे हैं। प्रदीप चौहान साहब। देखिए आनंद जी, आप सबको मेरा नमस्कार। सबसे पहली बात तो है कि धनखड़ साहब से उसी दिन ऐसी चीजें एक्सपेक्ट की जा रही थी, बल्कि लेट हो गए बोलने में। मैंने उसी दिन एक्सपेक्ट किया था जिस दिन इनको उपराष्ट्रपति बनाया था, क्योंकि इनका ट्रैक रिकॉर्ड जो वेस्ट बंगाल में देखते आए हैं, तो उसके बाद से तो ये लग ही रहा था कि ये तो शायद पार्लियामेंट में भी खड़े होकर बोलेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि पार्लियामेंट में एक दिन आपने सुना होगा जिस तरह से खड़गे साहब ने इनको हड़काया था, जो हड़काया शब्द इस्तेमाल करूंगा मैं, तो वो उसी तरह के लोगों को इसी तरह का जवाब मिलता है। फिर रही बात, देखिए, संवैधानिक संस्थाओं की, या उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति से नीचे संवैधानिक पद कौन सा सबसे बड़ा होता है? गवर्नर होता है, राज्यपाल होता है, या लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है? तो जो देश में अलग अलग राज्यों में, चाहे धनखड़ हो, चाहे केरल हो, चाहे कोश्यारी साहब हो, या जो डॉक्टर पाठक ने और नाम लिया मध्य प्रदेश वाले, कोई भी देख लीजिए, संवैधानिक पदों का मजाक तो पिछले 8 साल में ऐसे उड़ रहा है कि जैसे आपको कहते हैं ना कि मीडिया संवैधानिक पद में गवर्नर और वो सब कम लग रहे हैं, पॉलिटिकल एडवाइजर और पॉलिटिकल स्पोक्स पर्सन ज्यादा लग रहे हैं जो बिठाए हैं बीजेपी ने अपने हर जगह पे। और दूसरी बात, आपने बिल्कुल सही बात की, मैं भी इसी बात से एग्री करता हूं कि दरअसल ये सब जो सारी चीजें बोल रहे हैं ना, ये राहुल गांधी को बेनिफिट कर रही है नुकसान की जगह। देखिए, राहुल गांधी से क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वहां जाके उनसे सवाल पूछा जाएगा कि देश में क्या चल रहा है, क्या हालत है, तो वो कहेंगे कि जब सब कुछ अच्छा चल रहा है, और यहाँ जो है वो भारत जोड़ो यात्रा में 4 महीने फिर क्या घास काटने गए थे? उनसे सबसे पहले यही सवाल पूछा था, फिर आप निकले क्यों थे? है? अगर आप उन्होंने सच जवाब दिया तो उस पे आप, जो किरण रिजिजू लॉ मिनिस्टर अगर ऐसी स्टेटमेंट देता है, तो क्या वहां विदेशों में जहां राहुल गांधी की स्टेटमेंट गई है, ये स्टेटमेंट वहां नहीं गई? तो वहां राहुल गांधी की बात पे स्टैंप नहीं लगती। जो लोग राहुल गांधी की बात पे सवाल भी खड़े कर रहे होंगे, जब किरण रिजिजू की स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो वो समझ जाएंगे ना कि राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो सही बात कह रहे हैं। तो एक तरह से राहुल गांधी का फायदा कर रहे हैं ये तो, कि राहुल गांधी को जितना निशाना बना रहे हैं उतना फायदा कर रहे हैं। दरअसल मुझे ये लग रहा है आनंद जी कि ये एक डेस्परेट मेजर अब जो इस वक्त है ना, बीजेपी उस मोड पे आ गई, जो पैनिक मोड जो है ना, वो बटन दबने वाला है। क्योंकि जिस तरह से चारों तरफ से अदानी के मुद्दे पे डायरेक्ट राहुल गांधी मोदी को निशाना बना रहे हैं ना, क्योंकि आप मानिए 2014 है, 2019 है, चाहे कोई और कोई इलेक्शन, अगर दो ये भी माने लोकसभा इलेक्शन, तो 90% से ज्यादा वोट मोदी के नाम पे बीजेपी को पड़ा, कैंडिडेट के नाम पे नहीं पड़ा। ये मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम में कहा था कि हिमाचल के इलेक्शन में मोदी जी ने खुद ये साबित किया, जब उन्होंने कहा कि आप मुझे वोट दीजिए, कमल का निशान देखिए, कैंडिडेट को मत देखिए। अगर आपका सबसे बड़ा तुर्प के पत्ते पर ही छेद कर देती है कांग्रेस या राहुल गांधी, तो आप बौखलाएंगे तो सही। तो इनको लग रहा है कि जब राहुल मोदी, अगर ब्रांड मोदी या मोदी की इमेज या मोदी का और वही अगर डगमगा गया, तो 2024 की नैया जो है वो डूबने से कोई नहीं रोक पाएगा। और दूसरी बात आनंद जी, अभी जो कर्नाटक के जो इलेक्शन आने हैं ना, उसके बाद देखिएगा, उसके बाद इस पार्टी में आपको और ज्यादा बौखलाहट देखने को मिलेगी। क्योंकि सर्वे रिपोर्ट तो आपने सबने पढ़ी है, जो अलग अलग सर्वे आ रहे हैं उसमें दिख तो रहा है कि कांग्रेस एज है, और बहुतों ने कांग्रेस की सरकार बना भी दी है। अगर कर्नाटक हारती है बीजेपी, तो उसके बाद ये तो अभी जो जहरीलेपन की शुरुआत है, इसके बाद और कितना जहर निकलेगा वो आप देख के हैरान होंगे।
और तीसरी बात, एक आपने एक चीज नोट की होगी डॉक्टर साहब, कि जो जहरीले जितने प्रवक्ता हैं या फिर जो भी मंत्री बयान दे रहे हैं, उसमें देखिए कौन ज्यादा वो है, ज्यादा जो जहर उगलते हैं, हेमंत बिस्वा शर्मा, आपके ये धनखड़ जी, या फिर आपके गौरव यादव। ये लोग जो एक्चुअल में दूसरी पार्टियों से आए हैं यहाँ बीजेपी में, इनको अपनी कुर्सी संभालनी है, अपनी नौकरी बचानी है, इसलिए जितना जहर उगल सकते हैं उतना उगलने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी, कभी कभी मुझे ये लगता है कि दरअसल में ये लड़ाई ये तो नहीं है कहीं की भाई मोदी के बाद शायद हमारा नंबर लग जाए, शायद मोदी के बाद नंबर लग जाए, क्योंकि एक दिन कुर्सी तो खाली होनी है। क्योंकि ये तो सबको पता है, जाहिर है कि प्रधानमंत्री मोदी की एक ही जो है महत्वाकांक्षा है कि किसी तरह से लॉन्गेस्ट सर्विंग इलेक्टेड पीएम की जो ठप्पा है वो मेरे नाम के आगे लग जाए। क्योंकि अगर टोटल सर्विस है तो शायद नेहरू जी का मुकाबला नहीं कर पाए, लेकिन इलेक्टेड में शायद वो उनको छोड़ दे पीछे, इंदिरा गांधी को भी छोड़ देंगे अगर तीसरी टर्म लगातार हो जाए। तो ये उनकी महत्वाकांक्षा है, जाहिर सी बात है। इस महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए अमित शाह और बाकी जोड़ी जो है वो स्टैंप, रबर स्टैंप, जिस आपने शुरू में एक बड़ा अच्छा शब्द इस्तेमाल किया, मैं उसको मैंने नोट कर लिया क्योंकि याद आएगा कि आधे नेतृत्व आधा नेतृत्व। दरअसल में बीजेपी में एक को छोड़ के बाकी सब आधा नेतृत्व ही है। एक 75% है अमित शाह, बाकी सब आधा नेतृत्व है। वो चाहे मुख्यमंत्री है, चाहे गवर्नर है, चाहे पार्टी प्रेसिडेंट है, सब आधा नेतृत्व है। क्योंकि इस पार्टी का सिर्फ और सिर्फ एक निशाना है। इससे ये भी साबित होता है कि देखिए, अगर सरकार को अपनी इमेज की पड़ी होती तो पंजाब में जो हुआ कुछ दिन पहले अमृतपाल सिंह का मामला, उसके बाद आपने उस दिन के बाद या उस दिन भी किसी का कोई बड़ा बयान सुना? अमृतपाल पे कुछ होता दिख रहा है आपको? पार्टी तो वहां भी आम आदमी पार्टी है ना। अगर आपको लगता है कि आपकी सरकार नहीं, वहां उस मामले को लेकर कुछ नहीं। राहुल गांधी विदेश में सच बोलते हैं, आपको तकलीफ होती है। वो आदमी अमृतपाल सिंह देश में बैठ के देश तोड़ने की बात कर रहा है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो ये दोगलापन नहीं है क्या? अमृतपाल के चक्कर में जो ऑस्ट्रेलिया वगैरह में वहां सिखों ने किया, जो खालिस्तानी सपोर्टर है जो उन्होंने वहां किया, वो दुनिया ने नहीं देखा क्या? वो भी तो देखा ना। उस चीज की आपको फिक्र नहीं है, लेकिन क्योंकि राहुल गांधी ने ये बयान दिया है तो आपको तकलीफ हो रही है। अगर राहुल गांधी की जगह यही बयान किसी छोटे नेता ने दिया होता तो शायद आपको इतनी तकलीफ नहीं होती। लेकिन क्योंकि वो, जो मैंने कहा कि नेहरू गांधी परिवार से आपको तकलीफ है, उसको आप निस्तो नाबूद करना चाहते हैं उस नाम को, तो इसलिए आपको ज्यादा तकलीफ ये होती है। और दूसरी बात, एक चीज और मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा कि देखिए, ये जो आपने संवैधानिक पदों वाली बात की, जगदीप धनखड़ वाली बात की, मुझे सर डर इस चीज का है, जो डॉक्टर पाठक ने भी कहा और पाटिल साहब ने भी कहा, कि सपोज अगर कल को ये राष्ट्रपति बना दिए जाएं तो फिर इस देश में संवैधानिक पद का मतलब, जो अभी उन्होंने डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर पाठक ने नाम लिया राष्ट्रपति का बताया, उन्होंने इनडायरेक्टली तो बोला ये तो आदमी वो है जो डायरेक्टली प्रधानमंत्री मोदी के लिए और बीजेपी के लिए वोट मांगेंगे राष्ट्रपति पद होते हुए। तो ऐसी हालत में सीबीआई, ईडी, आईटी, हाई सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जर्नलिज्म, पत्रकारिता, ये तो आपने बर्बाद कर ही दिया है। गवर्नर पद आपने बर्बाद कर दिया, आज उपराष्ट्रपति पद का बर्बाद हो गया। एक राष्ट्रपति पद बचा है जिसमें डायरेक्ट अभी सीधे तौर पे उंगली नहीं उठा सकते आप, क्योंकि जो उन्होंने कही वो इशारे समझने वाले डॉक्टर पाठक जैसे लोग बीजेपी अच्छी तरह जानती है कि बहुत कम लोग हैं इस हिंदुस्तान में, 1000 में एक आदमी होगा जो बात समझा होगा कि उन्होंने कहा। नहीं तो बीजेपी के 999 लोगों ने कहा वो तो महात्मा गांधी के दांडी मार्च की बात कर रही थी। लेकिन अगर धनखड़ जैसे लोग वहां पर बैठ गए तो फिर इस देश में डेमोक्रेसी तो नहीं होगी। वो एक शब्द है, मैं भूल रहा हूं अभी वो शब्द, कि वो इलेक्टेड तानाशाही जिसको कहेंगे ना आप, उसका जो जोर है ना, जो शक पाटिल साहब ने भी जताया, इलेक्टेड ऑटोक्रेसी, इलेक्टेड ऑटोक्रेसी, हाँ, ये शब्द जो है ना अब जो है घूमने लगा है सिर में। और पाटिल साहब बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि अब 1 साल के वक्त के अंदर ये शब्द कितना जोर से घूमेगा, या ये शब्द जोर पकड़ता है या कमजोर पड़ता है, ये देखना इस हिंदुस्तान के लिए बहुत जरूरी है। और यही पे सारा हिंदुस्तान का भविष्य टिका है। प्रदीप जी, एक आपसे प्रश्न पूछने से पहले मैं दर्शकों को, क्योंकि डॉक्टर राकेश पाठक ने एक बात उठाई है, साइंस कांग्रेस में हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं, मैं सिर्फ जल्दी से लोगों को, एक मंत्रालय ऐसा है जिसमें ये सारे लोग उसमें के मंत्री रहे, मैं कुछ नाम पढ़ दे रहा हूं। उस मंत्रालय में मौलाना अबुल कलाम आजाद, डॉक्टर के.एल. श्रीमाली, हुमायूं कबीर, छागला साहब, फखरुद्दीन अली अहमद, सिद्धार्थ शंकर रे, नूरुल हसन, चंद्रचूड़, डॉक्टर कर्ण सिंह, शंकर आनंद, एस.बी. चौहान, शीला कौल, केसी पंत, नरसिम्हा राव, शिवशंकर, वीपी सिंह, अर्जुन सिंह, नरसिम्हा राव, माधवराव सिंधिया, अटल बिहारी वाजपेयी, एस.आर. बोमई, मुरली मनोहर जोशी। और उसमें हमारा जब 2014 आया तो हमने किसको
और ये मंत्रालय है एचआरडी, एजुकेशन मंत्री, तो उसमें आपने किसको मंत्री बनाया था, ये आपकी वो दिखाता है। और मैं एक और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, उत्तर प्रदेश में जब बीजेपी की सरकार 2017 में बनी तो हमारे यहां साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्री मोहसिन रजा साहब को बनाया गया, जो 8वीं पास केवल थे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्री मोहसिन रजा साहब को बनाया गया जो 8वीं पास थे। तो इसलिए साइंस तक उसमें कांग्रेस में क्या कह रहे हैं और स्पेस कांग्रेस में क्या कह रहे हैं, तो इसमें मुझे कोई अचरज भी नहीं होता है। आप जो ये लाइक करने की बात कह रहे थे डॉक्टर राकेश, ये आपके साथ भी हुआ होगा और प्रदीप जी के साथ भी हुआ होगा। शायद लाइक करने से ज्यादा मुझे लगता है कि हम लोग इसलिए चल रहे हैं क्योंकि मैं अब जब सार्वजनिक उस पर कभी गया भी हूं तो इनवेरेबली बोल रहा हूं, पिछले 4 महीने से बोल रहा हूं, खास करके भारत जोड़ो यात्रा के बाद लोगों का जो मूड बदला है उससे बोल रहा हूं। बहुत से लोग ऐसे आते हैं जो कहते हैं मैं सरकारी नौकरी करता हूं, और जो मैं एयरपोर्ट की, ऐसा कोई नहीं, 50 इंसिडेंट है जब वो कहते हैं मैं लाइक नहीं कर सकता हूं, लेकिन उसमें कुछ लोगों ने जब, मतलब मैं इस बात को बताना मुश्किल है, जब वो कहते हैं हाथ जोड़ के, बहुत सीनियर लोग 40, 50, 55 साल के, कि देश बचा लीजिए, तो लगता है कि भाई ये तो जिम्मेदारी हम उठाने ही लायक नहीं है शायद, जितना उनका शायद हम लोगों से उम्मीद हो गई है। और शायद यही चीज हम लोगों को रोज जब शाम को होता है, रोज लगता है कि अब छोड़ो कितना हुआ, फिर शाम को होता है कि नहीं इस पे बात नहीं करेंगे तो उस आदमी को क्या जवाब देंगे। मैं प्रदीप चौहान साहब आपसे इसलिए क्योंकि ये मूल रूप से एक ऐसा विषय है जहां पे आपको ठीक पकड़ है। क्या इन सब चक्करों में जो मूल कारण है वो जो राहुल गांधी ने जिसको कहते हैं ना कि पूंछ पे पैर रख दिया है, अडानी जी हैं, वो पूंछ अडानी जी है जहां पे पैर पड़ गया है, और फिर तो अब मतलब जो हो रहा है वो उसको उस वजह से हो रहा है। क्या आपको लगता है कि मूल वजह अडानी है प्रदीप चौहान साहब? बिल्कुल सर, मूल वजह अडानी है। और दूसरी बात, पूंछ पे पैर नहीं रखा सर, पूंछ पे पटाखे की लड़ी बांधी है। अब वो लड़ी बांधने के बाद जो आदमी उछल कूद करता है ना, वो उछल कूद आपको दिख रही है, उसमें अनुराग ठाकुर है, हेमंत बिस्वा शर्मा है, धनखड़ है, अपने गौरव भाटिया, संबित पात्रा, ये सब हैं। तो वो नजारा आपको बिल्कुल दिख रहा है। और दूसरी बात, पाठक साहब ने एक बात बड़ी सही कही कि उसमें मैं ऐड कर लूं, जो कमेंट बॉक्स में आप देखते हो ना सर, 100 कमेंट अगर आप पढ़ते हो ना पर यूट्यूब चैनल पे, तो 100 में से 80 कमेंट में जो नाम आते हैं ना, वो कोई भी अपने जेन्युइन नाम से नहीं, कोई क्रेजी गेमर, कोई अननोन इंडियन, कोई ये इस तरह के नाम होते हैं कि मतलब डरते हैं लोग, इस तरह का डर बैठा है। और मैं सर बात खत्म करते छोटी सी बात ये कहूंगा कि देखिए, ये टेन्योर 8-9 साल का, 10 साल का, जैसा भी है, मैं 2 चीजों के लिए इस सरकार का धन्यवाद भी करना चाहूंगा सर। एक तो ये कि देखिए, मेरी पैदाइश 1973 की है, मुझे इमरजेंसी जितना स्कूल बुक्स में पढ़ा था वो पढ़ा था, उसके बाद थोड़ा बहुत पढ़ा था। लेकिन इस सरकार ने इमरजेंसी का इतनी बार जिक्र किया कि मैंने शायद अपने स्कूल टेक्स्ट बुक्स उतनी नहीं पढ़ी, उतनी गूगल नहीं करी जितना इमरजेंसी के बारे में मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। वही हाल हुआ कि अगर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को बैन नहीं किया होता तो शायद इतने लोग ना देखते जितने अब देख चुके हैं। और दूसरी चीज ये है कि देखिए, अगर कोई नया बच्चा राजनीति में आना चाहता है, इस सरकार से, इस पार्टी से दो चीज का एक चीज सीख सकता है। दरअसल इन्होंने क्या किया, आप जब बाबा होते हैं ना, बाबा लोगों के जब आप उसमें जाते हो, जब समागम होते हैं उनके, देखिए वो रामायण महाभारत सबका जिक्र करते हैं। जिसने रामायण महाभारत पढ़ी होती है अच्छे से, वो पहली बात जाता नहीं है इन समागम में। अगर जाता भी है तो उसको पता है कि अगर वो 10 बातें उनमें से बता रहे हैं तो 10 में से 6 बातें उसकी मनगढ़ंत होती है। वो कहीं महाभारत में, रामायण में ऐसा कोई जिक्र होता ही नहीं, वो अपनी तरफ से बोलते हैं। एक वो आर्ट पॉलिटिक्स में लाके पाठक साहब की बात को जोड़ दिया उसमें कि वो आंकड़े ऐसे ले आते हैं कि जिस आंकड़े का कोई है ही नहीं, आगे पीछे है ही नहीं, ना कोई इसको ढूंढने की हिम्मत करेगा। क्या जैसे वो पाठक साहब ने बताया कि उन्होंने कहा कि अंग्रेजों के आने से पहले 70% जो है लिटरेसी थी, अब ढूंढ लो। अब पाठक साहब ने तो ढूंढ लिया, कौन ढूंढेगा? कौन, एक बार गूगल में सर्च मान लिया, जब कोई मिलेगा, जब गूगल आंटी कुछ जवाब नहीं दे सकती तो कौन जवाब देगा? तो ये चीज जो है ना वो उन्होंने ढूंढी। अगर किसी को राजनीति में आना है ना, तो ये सीख लीजिए कि शायद आप जो है ना वो लफाजी करके एक आध टर्म निकाल लोगे, ये चीज सीख लिया। और दूसरी बात, जो ज्ञानवर्धन कर रहे हैं ना, इतिहास को जितना नेहरू को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं लोग, नेहरू को उतना पढ़ रहे हैं, क्योंकि आप उसकी कोशिश कर रहे हैं। अगर आपने कोशिश नहीं की होती तो शायद नेहरू की सोच एक आध पीढ़ी तक और चलती, उसके बाद शायद अपने आप ही बदल जाती। लेकिन आपने मजबूर किया लोगों को पढ़ने के लिए, इमरजेंसी के बारे में लोगों को पढ़ने को मजबूर कर दिया। अब विवेक अग्निहोत्री जैसे डायरेक्टर राजीव गांधी पे भी उंगली उठाने लगे हैं कि कहते हैं कि राहुल गांधी को इसलिए आतंकवादियों ने कुछ नहीं कहा क्योंकि तुम्हारे बाप ने वहां पर उनके खिलाफ कुछ नहीं किया। ऐसी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं आप।
तो आप लोग कश्मीर के बारे में भी पढ़ेंगे, कश्मीर के बारे में पढ़ेंगे तो सच्चाइयां भी सामने आएगी। तो इससे सटारिकली सही, लेकिन मैं धन्यवाद जरूर कहूंगा इस सरकार का कि आपने कम से कम हमारा ज्ञानवर्धन तो किया। जी।